कहानी का ये 13वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। दिवाली का महीना, हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी थी। परिणीता को भी दिवाली का बोनस मिला, जिन पैसों से उसने घर का कुछ जरूरी सामान खरीदा। दिवाली की पूजा और घर की दिवाली की सजावट का कुछ सामान, युवराज के लिए नए कपड़े, और काफी दिन से युवराज साइकिल की जिद कर रहा था, तो परिणीता ने उसके लिए साइकिल खरीद ली। इतना सब खरीदने के बाद परिणीता के सारे पैसे खत्म हो गए और वो अपने लिए कुछ नहीं ले पाई। विराट साइकिल लेकर बहुत खुश था। वो विराट को अपने नए कपड़े और साइकिल खुश होकर दिखा रहा था। तब विराट ने युवराज से चुपके से पूछा कि परिणीता ने अपने लिए क्या लिया। तो युवराज ने उसे बताया कि उसने अपने लिए कुछ नहीं लिया। तो विराट को बहुत दुख हुआ कि परिणीता ने सारे पैसे घर के सामान और युवराज पर खर्च कर दिए, अपने लिए एक नई साड़ी तक नहीं खरीदी। इतने दिनों से विराट देख रहा था कि परिणीता के पास बस 4 साड़ियां हैं, जिन्हें वो बदल बदल कर ऑफिस आती है। विराट को याद आया कि 7 साल पहले वाली परिणीता नए कपड़ों की कितनी शौकीन हुआ करती थी। नए कपड़े खरीदने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती थी। अलग अलग रंगों के अलग अलग डिजाइन के सूट पहनने का कितना शौक हुआ करता था उसे। मगर आज की परिणीता उस परिणीता से कोसों दूर थी। न बनने संवरने का शौक और न नए कपड़े खरीदने की ललक। अपनी सारी इच्छाओं को मारकर ऐसे जी रही है जैसे कि जिंदगी के दिन गुजार रही हो। विराट का मन चाह रहा था कि परिणीता दिवाली के दिन नई साड़ी पहने और अच्छे से सज संवर कर मन से और खुशी से त्योहार की खुशियां मनाए। उसका जी चाह रहा था कि एक खूबसूरत सी साड़ी वो उसे खरीद कर दे, मगर वो जानता था कि परिणीता किसी भी हाल में विराट से साड़ी नहीं लेगी। दिवाली वाला दिन, हर तरफ खुशियां ही खुशियां, रोशनी ही रोशनी, हर तरफ पटाखों का शोर, बाजारों में लोगों की भीड़, घरों में माँ लक्ष्मी का पूजन, तोहफों का आदान प्रदान, मिठाई और तरह तरह के पकवानों की खुशबू, हर तरफ खुशी बिखेर रही थी। परिणीता ने भी पूजा के बाद अपना घर मिट्टी के दिए जलाकर सजाया। घर के चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी। पूजा के बाद उसने पड़ोसियों को भी मिठाई दी और युवराज ने भी खूब मिठाई खाई। आज परिणीता ने बहुत दिनों के बाद घर में खीर बनाई थी। बचपन से ही उसे खीर बहुत पसंद थी और युवराज को भी खीर पसंद थी, तो आज उसने ड्राई फ्रूट्स और केसर डालकर बड़े मन से खीर बनाई थी। विराट भी युवराज के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आया। नए कपड़े, नए जूते, खिलौने, मिठाई और वो हर चीज जो युवराज को खाने में पसंद है। पिज्जा, चॉकलेट्स, बर्गर, बिस्कुट, ढेर सारे चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, आइसक्रीम और पटाखे। इतना सब कुछ देखकर युवराज खुशी से नाचने लगा, मगर परिणीता गुस्से से आग बबूला हो गई। मगर विराट उसके गुस्से की परवाह किए बिना युवराज के साथ पटाखे फोड़ने लगा और परिणीता उसे गुस्से से घूरती रह गई। विराट युवराज के साथ अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, चक्री और कम आवाज वाले पटाखे बम, जिन्हें विराट जब जलाता तो युवराज डर कर अपने कान बंद कर लेता और विराट से लिपट जाता, मगर खुशी से ताली बजाते हुए उछल उछल कर विराट के पटाखे फोड़ने पर खूब मजे ले रहा था। परिणीता ऊपर से तो विराट को गुस्सा दिखा रही थी, मगर युवराज को इतना खुश देखकर उसे भी मन में खुशी हो रही थी। आज बरसों के बाद विराट भी इतना खुश होकर दिवाली का त्योहार मना रहा था, अपने बेटे और अपने प्यार के साथ। फिर विराट ने एक बड़ा सा अनार जलाया और अनार की चिंगारियों के इर्द गिर्द युवराज को साइकिल पर बैठाकर चलाने लगा। युवराज इससे खुशी से चहक रहा था। हैप्पी दिवाली! अचानक पूनम ने आकर उन्हें चौंका दिया। अरे पूनम! परिणीता पूनम के पास जाकर उसे गले मिलते हुए बोली, हैप्पी दिवाली! अब वक्त मिला है तुझे, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। अरे पूछ मत परिणीता, आज बसों में कितनी भीड़ है, पता है कितनी मुश्किल से आई हूँ। फिर वो विराट को देखकर उससे बोली, हैप्पी दिवाली सर। विराट बोला, हैप्पी दिवाली पूनम, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। सॉरी सर, आज घर में कितना काम था और पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिवाली की मिठाई भी देनी थी। सब काम निपटाकर फिर आई हूँ। फिर युवराज को देखकर बोली, हैप्पी दिवाली युवराज। युवराज अपनी साइकिल चलाता हुआ पूनम के पास आते हुए बोला, हैप्पी दिवाली पूनम आंटी। पूनम युवराज की साइकिल से पीछे हटते हुए बोली, अरे अरे अरे, एक्सीडेंट करोगे क्या मेरा? भाई मेरा अभी मरने का कोई इरादा नहीं है। युवराज पूनम की बात पर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला,
अरे आंटी, इससे टकराकर आप मरेंगी थोड़ी ना, बस छोटी सी चोट लग जाएगी। ये छोटी सी चोट अपनी मम्मा को लगा जिसने तुम्हें ये खटारा साइकिल लेकर दी है। युवराज चिढ़कर बोला। आंटी, हमारी साइकिल खटारा नहीं है, एकदम न्यू है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। युवराज साइकिल छोड़कर पूनम के पास आकर बोला। आंटी, आपको पता है, अंकल हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स लेकर आए हैं और हमने पटाखे भी फोड़े। पूनम बोली। अच्छा, फिर तो बड़ा मजा आया होगा। हाँ, मजा बहुत आया, आपने मिस कर दिया। पूनम ने बुरा सा मुंह बनाया। आंटी, आप हमारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई? लालची कहीं के, तुम्हारा अभी पेट नहीं भरा और कितनी गिफ्ट चाहिए तुम्हें? पूजा की बात सुनकर युवराज ने बुरा सा मुंह बना लिया तो पूनम मुस्कुराकर उसे एक चॉकलेट का बॉक्स दिखाकर बोली। ये कौन लेगा? युवराज खुश होकर बोला। चॉकलेट? इतनी सारी? पूनम उसे चॉकलेट का बॉक्स देते हुए बोली। पेटू, सारी एक साथ मत खा जाना, मोटे हो जाओगे। युवराज पूनम के गाल पर किस करके बोला। थैंक यू आंटी। फिर वो चॉकलेट का बॉक्स परिणीता को पकड़ाकर फिर से साइकिल चलाने लग गया। विराट एक कुर्सी पर बैठकर युवराज को साइकिल पर मस्ती करते हुए देखने लगा। पूनम ने परिणीता के पास आकर उसे दिवाली की मिठाई दी तो परिणीता उससे बोली। इसकी क्या जरूरत थी पूनम, घर में पहले से ही कितनी मिठाई पड़ी है। अच्छा, तो ठीक है, तू एक काम करना, रोज ऑफिस में डब्बे में डालकर ले आना, मैं खा लूंगी, क्योंकि हमारे घर में मिठाई तो कल तक चट हो जाएगी। फिर दोनों एक साथ हंस पड़ी। फिर पूनम परिणीता को एक गिफ्ट पैक देते हुए बोली। परिणीता, ये मैं खास तेरे लिए लेकर आई हूँ, देख, इनकार मत करना। क्या है इसमें, खोल कर देख। परिणीता ने गिफ्ट पैक खोलकर देखा तो उसमें एक लाल रंग की बेहद खूबसूरत साड़ी थी। परिणीता हैरानी से बोली। पूनम, ये साड़ी तू मेरे लिए लाई है? पूनम मुंह बनाकर बोली। नहीं, युवराज के लिए लाई हूँ, वो पहनेगा इसे। ऑफ कोर्स, तेरे लिए ही लाई हूँ, इसे तू पहन कर देख तो इसमें बहुत खूबसूरत लगेगी। मगर पूनम, मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत कीमती लग रही है। अरे यार, कितना सोचती है तू, सेल से लेकर आई हूँ, 50% डिस्काउंट में मिली है। जब मेरी इस पर नजर पड़ी ना तो इस पर मेरा दिल आ गया और मेरा इसे छोड़ने का मन ही नहीं किया, तो मैंने इसे ले लिया। अब मैं तो साड़ी पहनती नहीं हूँ, तू जानती है ना, इसलिए मैंने इसे तेरे लिए ले लिया। और वैसे भी दोस्ती में कीमत नहीं देखी जाती। सच कहूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि तूने दिवाली जैसे खुशियों भरे त्योहार पर भी अपने लिए कुछ नहीं लिया। तो मेरे मन ने कहा कि मैं तुझे ये साड़ी गिफ्ट कर दूं। देख, मना मत करना, अगर तू इसे नहीं पहनेगी ना तो फिर मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी, मैं बता रही हूँ तुझसे। तेरी मेरी दोस्ती टूट जाएगी। भावुक होकर परिणीता की आंखें छलक पड़ी और भीगी आंखों से मुस्कुराकर पूनम के गले लग गई। परिणीता के गले लगकर पूनम ने उनकी कुछ दूरी पर बैठे विराट को देखकर मुस्कुराते हुए उसे अपना अंगूठा दिखाकर काम पूरा होने का संकेत दिया। तो विराट ने भी उसे देखकर मुस्कुराकर अपना दाएं हाथ का अंगूठा दिखा दिया। दरअसल ये साड़ी परिणीता के लिए विराट ने ली थी, जिसे पूनम के जरिए उसे परिणीता तक पहुंचा दिया था। परिणीता उससे अलग होकर बोली। दुनिया में तू पहली ऐसी इंसान है जो गिफ्ट भी धमकी देकर देती है। जब दोस्त तेरे जैसी होगी तो कुछ ना कुछ अजूबा तो होगा ही। अच्छा चल, अब ये साड़ी जल्दी से पहन कर आ जा, जरा मैं भी तो देखूं ये रंग तुझ पर कितना खिलता है। परिणीता हैरानी से आंखें निकाल कर बोली। अभी? हाँ, अभी नहीं तो क्या युवराज की शादी में पहनेगी? लेकिन अभी पहनकर क्या करूंगी मैं? क्या करेगी मतलब? अरे, हम बाहर दिवाली की रौनक देखने जा रहे हैं। बाहर इस वक्त? जी, इस वक्त। तू चलकर देख तो सही बाजारों की रौनक, देखते ही बनती है। और लोगों ने भी अपने घरों को कितने खूबसूरत ढंग से सजाया है। क्यों सर, आप भी चलेंगे ना हमारे साथ प्लीज? विराट परिणीता को देखते हुए बोला। वैसे मेरा मन तो नहीं है जाने का सर, प्लीज चलिए ना, बहुत मजा आएगा, चलिए ना सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बाहर घूमने जाने का सुनकर युवराज भी दौड़कर आया। पूनम आंटी, हम बाहर घूमने जा रहे हैं। यस माय डियर, मम्मा को बोलो जल्दी से नई साड़ी पहनकर तैयार हो जाए। वो मान नहीं रही और विराट सर भी नहीं मान रहे। जो साड़ी आपने गिफ्ट की उन्हें। हाँ, अब जल्दी जाओ और मम्मा को तैयार होने को बोलो। फिर विराट सर से भी बोली। युवराज सर के पास जाकर बोलो। चलिए ना अंकल प्लीज। विराट बोला। हमारा मन नहीं है जाने का, लेकिन अगर तुम लोग इतना फोर्स ही कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मा अगर नहीं जाएंगी तो? परिणीता बोली। मैं नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। युवराज परिणीता के पास आकर बोला। मम्मा प्लीज चलिए ना, कितना मजा आएगा। युवराज बेटा, तुम विराट अंकल और पूनम आंटी के साथ जाकर मजे करो,
पूनम बोली, नहीं, अगर तुम साथ जाओगी तो हम जाएंगे, वरना हम भी नहीं जाएंगे। परिणीता बोली, पूनम अब ये क्या जिद है? पूनम बोली, जिद मैं नहीं तू कर रही है, अब तो खुद ही सोच। जब हम तीन जाएंगे तो विराट सर और युवराज दोनों आपस में ही बिजी रहेंगे, तब मैं तो अकेली रह जाऊंगी ना, तो फिर मुझे अकेले में क्या मजा आएगा? युवराज परिणीता का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, मम्मा चलिए ना, प्लीज प्लीज। परिणीता बोली, अच्छा ठीक है, चलती हूँ। परिणीता की हाँ सुनकर पूनम और युवराज खुशी से उछल पड़े। पूनम ने युवराज से हाय फाय का हाथ आपस में टकरा दिया। उन्हें देखकर विराट भी हंस पड़ा। परिणीता साड़ी पहनने के लिए अंदर कमरे में चली गई और अंदर से दरवाजा बंद करने लगी तो पूनम उससे बोली, परिणीता तुमने आज खीर बनाई है ना? युवराज बोला, हाँ आंटी, मम्मा ने बहुत टेस्टी खीर बनाई है। तुमने अकेले नहीं खा ली पेटू? हाँ, मम्मा ने इतनी टेस्टी बनाई है कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। पेटू कहीं का। फिर वो बेचारा सा फेस बनाकर परिणीता से बोली, हमें खीर नहीं खिलाओगी क्या परिणीता? परिणीता कमरे के अंदर जाते हुए बोली, ज्यादा ड्रामे मत कर, अंदर रखिए, ले ले। पूनम अंदर जाते हुए बोली, सर आपने परिणीता के हाथ की बनी खीर खाई है क्या? विराट ने इनकार में सिर हिला दिया तो पूनम बोली, सर अगर आपने परिणीता के हाथ की बनाई हुई खीर नहीं खाई तो समझ लो जिंदगी में कुछ नहीं खाया। इतनी टेस्टी बनाती है परिणीता खीर, के पूछो ही मत। सर अगर आप खाएंगे तो मैं आपके लिए भी लाऊं? विराट ने हाँ में गर्दन हिलाकर हामी भरी तो पूनम 2 कटोरियों में खीर डालकर ले आई। एक खीर की कटोरी विराट को दी और दूसरे में खुद खाने लगी। युवराज बोला, मम्मा हमारे लिए खीर बचा कर रख देना, हमें सुबह भी खानी है। पूनम युवराज को छेड़ते हुए बोली, अरे बेटू कितना खाओगे? तुम्हारा पेट नहीं भरा अब तक, जो हमारे हिस्से में से भी मांग रहे हो? नहीं, मम्मा ने हमारे लिए पहले से ही रखी है। वो तो मैंने सारी ले ली, अब तो खीर खत्म हो गई। नहीं, खत्म नहीं हुई, मम्मा ने रखी है हमारे लिए। पूनम युवराज को और भी चिढ़ाते हुए बोली, मैंने कहा ना मैंने सारी ले ली है, अब तुझे सुबह कुछ नहीं मिलेगा। युवराज चिढ़कर परिणीता को पुकारते हुए बोला, मम्मा आंटी बोल रही है कि उन्होंने हमारी सारी खीर खत्म कर दी। परिणीता अंदर से ही पूनम को आवाज देकर बोली, क्यों सता रही हो पूनम उसे? खामखा रोने लग जाएगा। युवराज, खीर खत्म नहीं हुई बेटा, अभी बहुत पड़ी है। युवराज पूनम को अपना अंगूठा और जेब दिखाकर भाग गया तो पूनम हंसने लगी। विराट भी युवराज और पूनम के बीच की ये मीठी सी नोक झोंक देखकर खुश हो रहा था। कुछ देर बाद परिणीता तैयार होकर दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो उसे देखकर तीनों के तीनों ही उसे देखते रह गए। परिणीता ने लाल साड़ी के साथ हल्का हल्का सा मेकअप भी किया था, जो अपने पर्स में से करने को पूनम ने उसे दिया था। आज बरसों के बाद बालों का जूड़ा नहीं बनाया था, बल्कि सेट करके खुले छोड़ दिए थे। माथे पर छोटी सी लाल बिंदी, होठों पर हल्की सी लाल लिपस्टिक ने उसके रूप को निखार दिया था। पूनम परिणीता को देखकर अपने मुंह में उंगली डालकर सीटी बजाते हुए बोली, वाह परिणीता, इसमें तो कोई शक नहीं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, मगर आज तो कयामत ढा रही हो। अगर मैं लड़का होती ना तो इसी वक्त तुमसे शादी कर लेती। शट अप पूनम, कुछ भी बोलती हो? परिणीता छेपते हुए बोली। युवराज ने भी पहली बार अपनी मम्मा को ऐसे बने समरे देखा था। वो परिणीता को हैरानी से एकटक देखते हुए बोला, मम्मा सच्ची में आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो, बिल्कुल परियों जैसे सुंदर। परिणीता मुस्कुरा दी, फिर उसकी नजर विराट पर गई, जो बिना पलक झपकाए परिणीता को एकटक देखे जा रहा था। विराट को अपनी तरफ ऐसे देखता पाकर परिणीता सकपका सी गई और अपनी नजरें और गर्दन नीचे झुका ली। फिर पूनम परिणीता के पास आकर बोली, सर कैसी लग रही है परिणीता? विराट परिणीता की खूबसूरती में मदहोश होते हुए बोला, जैसे कोई ख्वाब नींद से निकलकर अभी अभी बाहर आया है, क्योंकि इतना खूबसूरत तो कोई ख्वाब में ही हो सकता है। अपने लिए विराट के मुंह से ये तारीफ के शब्द सुनकर परिणीता अपने आप में सिमट गई। फिर परिणीता को नर्वस होते देखकर विराट ने उस पर से अपनी नजर हटा ली। फिर माहौल को थोड़ा गंभीर होते देखकर पूनम ने विराट से पूछा, सर आपने बताया नहीं आपको खीर कैसी लगी? विराट परिणीता को देखकर बोला, मीठी लगी। पूनम थोड़ी कंफ्यूज होकर बोली, मगर सर खीर तो मीठी ही होती है। विराट बोला, नहीं, वो हम कुछ और सोच रहे थे। पूनम ने पूछा, क्या? विराट परिणीता की तरफ देखकर उसे चिढ़ाने के अंदाज में बोला, हम सोच रहे थे कि तुम्हारी सहेली खुद तो इतनी कड़वी है, तो फिर उसने खीर इतनी मीठी कैसे बना ली? ये सुनकर पूनम और युवराज खिलखिलाकर हंस दिए।
और परिणीता बुरा सा मुंह बनाकर अंदर चली गई। शहर की रोशनी देखने के लिए विराट युवराज की उंगली पकड़कर अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया। युवराज खुशी से उछलता हुआ विराट की उंगली पकड़े उछल उछल कर चल रहा था। पूनम भी उनके साथ थी और वो युवराज को बार बार किसी बात पर छेड़ी जा रही थी। परिणीता घर का दरवाजा बंद करके उनके पीछे चल पड़ी। परिणीता का मन बिल्कुल भी विराट के साथ जाने का नहीं था, मगर युवराज और पूनम की जिद के कारण उसे भी उनके साथ चलना पड़ा। परिणीता विराट की गाड़ी के पास आई तो उसने देखा कि पूनम युवराज के साथ पीछे की सीट पर बैठी है और विराट आगे ड्राइविंग सीट पर बैठा परिणीता का इंतजार कर रहा है। पास आकर परिणीता देखने लगी कि वो कहाँ बैठे। विराट के साथ वो बैठना नहीं चाहती थी तो वो पूनम और युवराज के साथ पीछे बैठने लगी। तो विराट बोला, ये क्या क्या हम तुम लोग के ड्राइवर हैं जो सभी जाकर पीछे बैठ गए? परिणीता बोली, पूनम तो आगे जाकर बैठ, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं तू आगे बैठ, मुझे यहाँ बैठकर युवराज के साथ खूब मस्ती करनी है। क्यों युवराज? युवराज खुश होकर बोला, यस आंटी। ये कहकर युवराज और पूनम ने एक दूसरे से हाई फाइव कर अपना हाथ टकरा कर ताली बजाई। मजबूर होकर परिणीता को विराट के साथ आगे ही बैठना पड़ा। उसके बैठते ही विराट ने कहा, अपनी सीट बेल्ट बांध लो। परिणीता ने सीट बेल्ट बांधा तो विराट गाड़ी स्टार्ट करके आगे चल पड़ा। पूरे रास्ते पूनम युवराज के साथ मस्ती करने में मगन थी और विराट गाड़ी चलाते हुए बार बार परिणीता को देखने में, और परिणीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो कभी खिड़की के बाहर देखने लगती तो कभी मस्ती कर रहे युवराज और पूनम को, जो दोनों आपस में ही मगन थे। पूरे शहर की रोशनी और बाजारों की रौनक देखने के बाद थक कर परिणीता ने घर वापस चलने के लिए कहा, मगर युवराज को बहुत मजा आ रहा था। वो अभी घर जाने के लिए तैयार नहीं था। जब परिणीता उसे डांटने लगी तो विराट ने उसे रोक दिया और बोला, रहने दो ना परिणीता, कुछ देर और एंजॉय कर लेने दो, ये पल बार बार तो नहीं आएंगे ना। विराट की बात सुनकर परिणीता चुप हो गई। फिर युवराज को एक कैफे में बच्चे वीडियो गेम खेलते नजर आए तो वो भी गेम खेलने की जिद करने लगा। परिणीता ने मना किया तो विराट ने उसे पूनम के साथ गेम खेलने के लिए भेज दिया। उनके जाने के बाद परिणीता विराट से गुस्से में बोली, तुम युवराज की हर जिद पूरी क्यों करते हो? अगर इस तरह से उसकी आदतें बिगड़ गई तो मेरे लिए उसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। विराट बोला, युवराज कुंवर विराट सिंह राठौड़ का बेटा है, राठौड़ खानदान का वारिस। वो अगर किसी चीज की इच्छा करे और वो पूरी ना हो, ऐसे तो कभी हो ही नहीं सकता। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि। परिणीता की बात पूरी होने से पहले विराट ने उसके होंठों पर अपनी उंगली रख दी और दूसरे हाथ से उसे पकड़कर अपनी गाड़ी के साथ टिका दिया। परिणीता ने उसका हाथ हटाकर जाने की कोशिश की तो विराट ने अपना हाथ गाड़ी से लगाकर परिणीता का रास्ता रोक लिया। परिणीता ने उसे गुस्से से देखते हुए दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश की तो विराट ने उसके दूसरी तरफ अपना दूसरा हाथ गाड़ी से लगाकर खुद उसके सामने खड़ा होकर उसे प्यार भरी नजरों से देखने लगा। परिणीता को विराट की इस तरह की हरकत से बहुत गुस्सा आ रहा था और विराट गुस्से से लाल हुए उसके चेहरे को प्यार से देखकर मुस्कुराता रहा। हवा से उड़ रहे बाल उसके चेहरे पर बिखर कर उसे परेशान कर रहे थे तो विराट ने उसके चेहरे से बालों की लटों को हटाकर उसके कानों के पीछे टिका दिया। परिणीता को और भी गुस्सा आ गया। परिणीता गुस्से से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो, मुझे जाने दो। चली जाना, पहले हम तुम्हें जी भर कर देख तो लें। लोग हमें देख रहे हैं, देखने दो, हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। सोचना भी मत, मैं जान ले लूंगी तुम्हारी। विराट मुस्कुरा कर बोला, वो तो पहले ही तुम्हारे नाम है, जब जी चाहे ले लो। परिणीता और ज्यादा चिढ़ते हुए बोली, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनना, जाने दो मुझे। अचानक विराट गंभीर होकर बोला, ये तुम क्या कर रही हो अपने साथ परिणीता? क्यों कर रही हो? क्या कर रही हूं मैं? क्यों इस तरह से जी रही हो? अपनी इच्छाओं को मारकर, अपने अरमानों का कलह दबाकर एक विधवा की तरह क्यों जी रही हो? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं सजू समरू ताकि मैनेजर जैसे लोगों की नजरें हमेशा मुझ पर गड़ी रहें और जैसे ही मौका मिले भेड़ी की तरह मुझ पर टूट पड़े? तुम क्या जानो एक अकेली औरत को कैसे कैसे लोगों की नजरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे भेड़ियों की नजरों से खुद को बचाने के लिए जरूरी है कि मैं अपनी इच्छाओं को ही मार दूं। तो क्या जरूरत है अकेली रहने की? विराट फिर से उसके चेहरे पर बिखरे बालों को उसके कान के पीछे करता हुआ बोला, हाथ थाम लो हमारा, हम तुम्हें सारी दुनिया से छुपाकर अपने दिल में रखेंगे। किसी की बुरी नजर पड़ना तो दूर, इन हवाओं को भी तुम्हें छूने के लिए पहले हमसे इजाजत लेनी होगी। परिणीता बोली,
और तुमसे मुझे कौन बचाएगा? परिणीता की बात से विराट के होठों पर एक प्यार भरी मुस्कुराहट आ गई और वो प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, उसके लिए हमारा बेटा है ना, जब जब हम तुम्हारे करीब आएंगे वो हम दोनों के बीच आ जाया करेगा। और फिर बकवास बंद करो अपनी। परिणीता ने विराट को धक्का देकर उसे पीछे धकेल दिया और वहां से जाने लगी तो विराट ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर उसे अपने करीब ले आया और दूसरा हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपने करीब लाकर बोला, सालों से तुम हमसे भाग रही हो परिणीता, थक नहीं गई भाग भाग कर? परिणीता बोली, ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। हम तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं, साथ ले जाने के लिए आए हैं। परिणीता उसके हाथों की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ ले जाओगे, किस हक से ले जाओगे? विराट उसकी आंखों में देखकर बोला, ऐसे ही थोड़े ही ना ले जाएंगे। सुहाग का जोड़ा पहनाकर दुल्हन के सारे साजो श्रृंगार के साथ अग्नि की गिर्द 7 फेरे लेकर तुम्हारी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाकर पूरे रीति रिवाजों के साथ धूमधाम से लेकर जाएंगे। ऐसी शादी जो आज तक किसी ने देखी नहीं होगी। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन को चांदनी रात में चांद के डोले पर बिठाकर अपने साथ ले जाएंगे। बस एक तुम्हारी हाँ की देर है। विराट की बातों से परिणीता की आंखों के आंसू उसकी आंखों से छुलककर उसके गालों पर बह गए तो विराट उसके गालों के आंसू साफ करके बोला, मत रो परिणीता, बहुत आंसू बहा चुकी हो तुम। अब बस करो, भूल जाओ वो कड़वी यादें जो तुम्हें तकलीफ देती हैं। चलो वो सब भूल कर हम नई यादें बनाएं जिनमें सिर्फ खुशियां होंगी, प्यार होगा। क्या वो सब भूलना इतना आसान है? फिर वो एक झटके से विराट को खुद से दूर करके रोते हुए बोली, कैसे भूल जाऊं मैं, कैसे भूल जाऊं कि तुमने कैसे मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया। कैसे भूल जाऊं कि कैसे तुमने अपनी हसरतों को पूरी करने के लिए मेरी हसरतों का गला घोट दिया। फिर वो विराट को उसके शर्ट के कॉलर से पकड़कर गुस्से से चीखते हुए बोले, कैसे भूल जाऊं मैं अपनी माँ की मौत को जो ये समझ कर चल बसी कि उसकी बेटी ने अपना चरित्र खो दिया। कैसे भूल जाऊं विराट, लोगों की उन बातों को जो आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं। नहीं भूल सकती मैं उस अपमान को जो लोगों ने मेरा किया। नहीं भूल सकती मैं कि कैसे मुझे मेरे ही घर से धक्के मारकर निकाला गया। उस वक्त क्यों नहीं आए तुम मेरा हाथ थामने? क्यों नहीं लोगों से कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं चरित्रहीन नहीं हूँ? उस वक्त क्यों नहीं मेरा हाथ थाम कर मुझे अपने साथ अपने घर ले गए? क्यों? उस गलती के लिए अब और कितनी सजा दोगी हमें? 7 सालों से इसी बात के लिए हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाए। तड़प रहे हैं हम 7 साल से, अब और कितना तड़पाओगी? प्लीज परिणीता, माफ कर दो हमें। अब हमसे तुम्हारी ये नफरत सही नहीं जाती। अपने बेटे से ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। कैसे समझाऊं तुम्हें कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है जब हमारा बेटा हमें अंकल कहकर बुलाता है। दिल में तीर की तरह चुभता है। बस इतने में ही घबरा गए। और मैं जो बिना किसी गलती के तुम्हारी कर्मों की सजा भुगत रही हूँ, उसका क्या? हम समझते हैं परिणीता, मगर इस तरह से तो कुछ हासिल नहीं होने वाला है ना। अगर तुम हमें माफ नहीं कर सकती तो फिर हमारी जान ले लो और ले लो अपना बदला। कम से कम तुम्हारे दिल से नफरत की आग तो बुझेगी। यकीन करो परिणीता, तुम पर कोई इल्जाम नहीं आएगा। दादी माँ तुम्हारे हक में गवाही देंगी, मगर फिर उसके बाद तुम युवराज को लेकर घर चली जाना, क्योंकि हमारे बाद वो अकेली हो जाएंगी। तो तुम उन्हें संभाल लेना। प्लीज परिणीता, मार डालो हमें। अब तुम्हारी बेरुखी हमसे और सहन नहीं होती। तुम्हें मार कर तुम्हें तो मुक्ति मिल जाएगी, मगर मेरा क्या? मुझे मेरा वो सब मिल जाएगा जो मैंने तुम्हारी वजह से खोया है। विराट झुंझलाकर उसे कंधों से पकड़कर झिझोड़ते हुए बोला, तो फिर हम क्या करें? तुम बताओ, हम क्या करें? कैसे तुम्हें अपने प्यार का यकीन दिलाएं? तुम्हारे प्यार में हम न जी पा रहे न मर पा रहे। माना कि हमसे गलती हुई, प्यार में स्वार्थी बनकर बहुत बड़ा गुनाह हो गया हमसे। मगर परिणीता, लोग गलती करते हैं, गुनाह भी करते हैं, मगर हर गलती, हर गुनाह की माफी भी तो होती है ना। पश्चाताप करने पर तो भगवान भी माफ कर देते हैं। तो क्या तुम हमें माफ नहीं कर सकती? विराट ने उम्मीद भरी नजर से परिणीता को देखा। विराट की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, जिन्हें देखकर परिणीता के मन में भी एक टीस सी उठी। परिणीता बोली, मैं तुम्हें, वो कुछ कहने ही वाली थी कि तभी युवराज मम्मा मम्मा पुकारता हुआ परिणीता के पास दौड़ आया। पूनम भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। उन्हें देखकर परिणीता ने जल्दी से आंसुओं से भीगा अपना चेहरा साफ किया और मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगी। युवराज दौड़कर परिणीता से आकर लिपट गया और खुश होकर बोला, मम्मा, हमने पूनम आंटी को गेम में हरा दिया। पूनम बोली,
अरे जा जा चीटर, चीटिंग करके जीता है तू। युवराज बोला, हमने चीटिंग नहीं की, आप कर रही थी। पूनम बड़ी अदा से अपने कंधे उचकाकर बोली, एवरीथिंग फेयर, लव एंड वॉर बच्चे। पूनम की बात से चिढ़कर युवराज उसे जीप चिढ़ाने लगा। पूनम को उसके घर छोड़ने के बाद विराट परिणीता और युवराज को छोड़ने परिणीता के घर आया। युवराज गाड़ी की पिछली सीट पर लेटकर सो गया था। घर पहुंचकर गाड़ी से उतरकर परिणीता पिछली सीट से युवराज को उठाने लगी तो विराट ने उसे रोक दिया। तुम रहने तो हम उठा लेते हैं। परिणीता चुपचाप पीछे हट गई तो विराट ने युवराज को उठाकर अपने कंधे से लगा लिया और परिणीता के साथ उसके घर तक चल दिया। परिणीता ने घर का दरवाजा खोलकर कमरे की लाइट जला दी तो विराट ने अंदर जाकर युवराज को बिस्तर पर लेटा दिया और फिर कुछ देर तक उसे प्यार से देखता रहा। फिर मुस्कुराकर उसके माथे पर प्यार से किस करके जाने लगा। दरवाजे के बाहर जाने से पहले विराट ने परिणीता से कहा, एक गिलास पानी मिलेगा क्या। परिणीता ने एक गिलास में घड़े से पानी लिया और विराट को देने लगी। जैसे ही वो पानी लेकर विराट के पास जाने लगी कि अचानक लाइट चली गई और कमरे में अंधेरा हो गया। जैसे ही लाइट गई तो अचानक अंधेरा होने से परिणीता एकदम से घबरा सी गई और किसी चीज से टकराकर गिरने लगी। गिरते हुए वो विराट से टकरा गई तो विराट भी अपना बैलेंस नहीं संभाल पाया और दोनों टकराकर गिर गए। विराट नीचे और परिणीता उसके ऊपर गिर गई। कुछ देर तक उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। कमरे में अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर परिणीता ने उठने की कोशिश की मगर वो उठ नहीं पाई क्योंकि विराट के गले की चेन परिणीता के ब्लाउज के हुक में फंस गई थी। परिणीता ने फिर से उठने की कोशिश की मगर वो फिर से विराट के ऊपर गिर गई तो विराट उससे बोला, रुको परिणीता, पहले ये चेन निकालनी पड़ेगी। फिर विराट परिणीता के ब्लाउज के हुक में फंसी चेन निकालने की कोशिश करने लगा। उसके ऐसा करने से परिणीता के बदन में सिहरन सी हो रही थी क्योंकि चैन निकालते समय विराट के हाथ परिणीता के बदन से टकरा रहे थे, जिस वजह से परिणीता बहुत नर्वस हो रही थी। विराट को जब इस बात का एहसास हुआ तो उसने चैन ब्लाउज से निकालने के बजाय अपने गले से अपनी चैन निकालकर परिणीता के गले में डाल दी और एकदम से उठकर खड़ा हो गया और जल्दी से बिना पानी पिए ही कमरे से बाहर निकल गया। एक दिन ऑफिस में परिणीता अपना काम खत्म करके अपना सामान समेटने लगी। छुट्टी होने का वक्त हो रहा था। आज विराट ऑफिस नहीं आया था, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। पूनम ने जब परिणीता को विराट की तबीयत के बारे में बताया तो परिणीता ने जानबूझकर सुनकर अनसुना कर दिया। छुट्टी होने पर परिणीता अपना पर्स उठाकर जाने लगी तो उसी वक्त पूनम बड़बड़ाते हुए अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसे गुस्से से बड़बड़ाते हुए देखा तो परिणीता ने उससे पूछा, क्या बात है पूनम, किस पर अपना गुस्सा उतार रही हो? उस मैनेजर के बच्चे पर। मेरा बस चले ना तो उसे नौकरी से तो क्या इस दुनिया से ही निकाल दूं? क्यों, अब उसने क्या कर दिया? तू तो जानती है ना परिणीता, हर महीने पापा को चेकअप करने के लिए ले जाना पड़ता है। एक तो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जल्दी मिलती नहीं है। बड़ी मुश्किल से आज शाम की अपॉइंटमेंट मिली थी मगर ये मैनेजर का बच्चा। पूनम गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, देखना उसने मुझे ये फाइल पकड़ा दी और कहता है कि अर्जेंट है, आज ही कंप्लीट करके जाना। पूनम फाइल टेबल पर पटक कर गुस्से से कुर्सी पर बैठ गई। परिणीता बोली, अरे तो तुम्हें उसे बताना चाहिए था ना कि तुम्हारे घर जाना जरूरी है। पूनम बोली, बताया था मगर वो किसी की सुने तो ना। विराट सर भी आज ऑफिस नहीं आए। अगर आज पापा को चेकअप के लिए नहीं ले गई तो ये अपॉइंटमेंट अगले महीने के लिए टल जाएगी। पूनम सर पकड़कर बैठ गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लगता है कि आज की अपॉइंटमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। पूनम को परेशान देखकर परिणीता उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? ये तेरी दोस्त किस दिन काम आएगी? पूनम बोली, क्या मतलब? मतलब ये कि तू अंकल को लेकर डॉक्टर के पास जा और उनका चेकअप करा। ये काम मैं देख लूंगी। पूनम बोली, तू? मगर तू तो कभी ओवर टाइम नहीं करती। दोस्त की परेशानी में अगर दूसरा दोस्त काम ना आए तो दोस्ती का फायदा ही क्या? मगर परिणीता, इस काम को शायद 1-1.5 घंटा लग सकता है। इतनी देर युवराज तेरे बिना कैसे रहेगा? परिणीता बोली, उसकी तू फिक्र मत कर, मैं फोन करके युवराज को समझा दूंगी कि मैं आज देरी से आऊंगी। अब तू बेकार की बातें करके टाइम वेस्ट मत कर, जल्दी से जा वरना लेट हो जाएगी। तू पहले घर जाएगी क्या अंकल को लेने? पूनम बोली, नहीं, माँ उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंच रही है, मैं यहाँ से सीधा हॉस्पिटल जाऊंगी। थैंक्स परिणीता, तूने तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी।
परिणीता बोली, ओके अब तू जल्दी जा, कल मिलते हैं। फिर पूनम परिणीता को अपना काम समझाकर वहां से चली गई। आज विराट की तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह से उसे काफी तेज बुखार था, तो डॉक्टर ने उसे आज कंप्लीट रेस्ट करने को कहा था। दवाई लेकर पूरा दिन आराम करने के बाद शाम तक वह खुद को थोड़ा अच्छा फील कर रहा था। कुछ देर पहले दादी माँ से फोन पर बात करने के बाद फिर वो अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगा। कुछ देर बाद उसके नौकर ने उसके पास आकर उसे बताया कि उससे मिलने कोई लड़की आई है। विराट ने उसे नीचे हॉल में बैठाने को कहा तो नौकर चला गया। विराट ने अपने कमरे से बाहर आकर देखा तो नीचे हॉल में सोफे पर पूनम बैठी थी। उसे देखकर विराट सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। इस वक्त विराट ने घर के कपड़े, ग्रे टी शर्ट और डार्क ब्लू जीन्स पहन रखी थी और ऊपर कंधों पर एक ब्लैक कलर की शॉल ले रखी थी। शायद बुखार की वजह से ठंड फील हो रही होगी। सीढ़ियों से नीचे आते हुए वो पूनम को देखकर खुश होकर बोला, अरे पूनम तुम। विराट को देखकर पूनम खड़ी हो गई और मुस्कुराकर बोली, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, मगर इस वक्त तुम यहाँ कैसे? सर मुझे पता चला कि आपको बुखार है तो बस आपका पता लेने चली आई। अब आपकी तबीयत कैसी है सर? हाँ अब ठीक हूँ, कल रात से काफी तेज बुखार था मगर अब ठीक हूँ। विराट पूनम के सामने वाले सोफे पर बैठते हुए बोला, शायद मौसम बदलने की वजह से हुआ है। यहाँ का मौसम अब काफी ठंडा होने लगा है। विराट के बैठने के बाद पूनम भी बैठ गई और बोली, यहाँ के मौसम से थोड़ा बचकर रहिएगा सर। यहाँ जितनी ज्यादा ठंड पड़ती है उतनी ही गर्मी भी पड़ती है। विराट पूनम की बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दिया। विराट का नौकर पूनम के लिए पानी लेकर आया तो पूनम ने पानी पीकर ग्लास ट्रे में रख दिया। फिर विराट ने नौकर को चाय बनाकर लाने को कहा तो पूनम बोली, नहीं सर मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस आपकी तबीयत के बारे में जानने आई थी, अब मैं चलूंगी सर। विराट बोला, इतनी जल्दी क्या है, कुछ देर बैठो, तुम्हारे साथ मैं भी थोड़ी चाय पी लूंगा, अकेले में पीने का मन नहीं करता। पूनम बोली, मैं बैठ जाती सर, मगर मुझे ऑफिस वापस जाना है, वहां परिणीता मेरा काम कर रही है, मैं जाऊंगी तो वो घर जल्दी चली जाएगी। विराट हाथ की घड़ी देखकर बोला, परिणीता इस वक्त तक ऑफिस में क्या कर रही है? इस वक्त तक तो उसे घर होना चाहिए था, युवराज उसका इंतजार कर रहा होगा। नौकर जो अभी तक खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, उसने विराट से कुछ लाने के लिए पूछा तो विराट ने उससे कहा, अभी तुम जाओ, बाद में बुलाऊंगा। पूनम ने विराट को बताया कि क्यों परिणीता को उसके लिए ऑफिस में रुकना पड़ा। जब मैं हॉस्पिटल जाने के लिए ऑटो में बैठी तो मुझे माँ का फोन आया कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई है, क्योंकि डॉक्टर को अचानक ही किसी अर्जेंट काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। फिर मैं ऑफिस वापस जाने ही वाली थी कि फिर सोचा कि अब ऑफिस के बाहर आ ही गई हूँ तो एक बार आपका पता भी लेती चलूं। फिर वो खड़ी होकर बोली, अब मैं चलती हूँ सर, मैं जाऊंगी तभी परिणीता घर जल्दी आ पाएगी। विराट बोला, अब आई हो तो कुछ देर बैठ जाओ, हमें अच्छा लगा कि तुम यहाँ आई, मन खुश हो गया, प्लीज कुछ देर और बैठ जाओ, एक तुम ही तो हो जिससे हम अपने दिल का हाल कह पाते हैं। मैं समझती हूँ सर आपके इस अकेलेपन को, मगर आप फिक्र मत कीजिए, एक दिन परिणीता भी आपको समझेगी। पूनम फिर से बैठते हुए बोली तो विराट बोला, न जाने वो दिन कब आएगा, अब तो हमारी उम्मीदें भी थकने लगी हैं। ऐसा मत कहिए सर, आप थक नहीं सकते, आपको परिणीता को वक्त देना होगा। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास, परिणीता के दिए हुए नोटिस का अब कुछ ही समय बचा है और उसे देखकर लगता है कि वो अपना इरादा नहीं बदलने वाली। वह हमारे युवराज को लेकर हमसे दूर चली जाएगी और हम फिर से अपनी तन्हाइयों के साथ अकेले रह जाएंगे। नहीं सर, मेरा दिल कहता है कि ऐसा नहीं होगा। भगवान ने अगर 7 साल के बाद आपको मिलाया तो वो बेवजह नहीं होगा, इसके पीछे कोई तो वजह है। विराट उदास होकर बोला, भगवान की क्या मर्जी है ये तो हम नहीं जानते, मगर फिलहाल परिणीता का हमारी जिंदगी में आने का कोई इरादा नहीं है। ऐसा ना कहिए सर, परिणीता भी आपकी आंखों में दर्द देख सकती है, वो भी एक इंसान है सर, उसके सीने में भी दिल है। विराट हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, जो अब पत्थर का बन चुका है। फिर वो अतीत में खोते हुए बोला, एक वक्त था पूनम जब यही परिणीता हमारी हर बात मानती थी, हमारी कही हर बात पर आंख मूंद कर विश्वास करती थी, और आज वही परिणीता हमारी बात तक सुनने को तैयार नहीं, हमारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। वो अब तो डर लगने लगा है कि कहीं उसकी ये नफरत हमारे प्यार को जलाकर राख ना कर दे। नहीं सर, कभी भी नफरत प्यार से नहीं जीती, सच्चे प्यार की पुकार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं। ये तो एक लड़की का दिल है, मुझे यकीन है एक दिन परिणीता का दिल भी पिघलेगा।
पूनम, हम उसे कैसे समझाएं? हम उससे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जिंदगी से भी ज्यादा नहीं जी सकते उसके बिना हम। मगर वो हमारी बात को समझती ही नहीं। उसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है, मगर वो मानती ही नहीं। कितनी बार हम उसे माफी मांग चुके हैं। तुम बताओ पूनम, उसे मनाने के लिए हम क्या करें? विराट की बात का पूनम के पास भी कोई जवाब नहीं था। पूनम को खामोश देखकर विराट धीरे से एक उदास सी हंसी हंस दिया। तो पूनम उसे दिलासा देकर बोली, सर, आपका ये बेपनाह प्यार ही परिणीता को आपके पास लेकर आएगा। विराट ने उदास सी नजर से उसे देखा, जैसे उससे पूछ रहा हो कि आखिर कब तक और उसे परिणीता की नफरत सहनी होगी। फिर वो खड़ी होकर बोली, अब मैं चलती हूँ सर। विराट बोला, पूनम, कुछ देर बैठो ना, दोनों साथ बैठकर चाय पीते हैं। न जाने क्यों आज किसी से बातें करने का मन कर रहा है। मगर सर, वो परिणीता, कोई बात नहीं, हम उसे फोन करके अभी घर जाने के लिए कह देते हैं, तुम बैठो। लेकिन सर, वो काम अर्जेंट था। इट्स ओके, सुबह जल्दी आकर कर लेना। पूनम बोली, मगर सर, वो मैनेजर साहब, मैं कल आकर उससे बात कर लूंगा। पूनम मुस्कुराकर फिर से बैठ गई तो विराट ने नौकर को आवाज देकर चाय लाने को कहा। फिर पास ही रखे फोन से ऑफिस का नंबर लगाने लगा। कुछ देर रिंग जाने के बाद उधर से किसी ने फोन उठाया। हेलो, आवाज किसी पुरुष की थी, जिसे सुनकर विराट चौंका। फिर सामान्य लहजे में बोला, हेलो, मैं विराट बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, आपने इस वक्त ऑफिस में कैसे फोन किया सर? आवाज मैनेजर की थी, जिसे पहचान कर विराट ने फोन पर हाथ रखकर पूनम से पूछा, क्या मैनेजर भी ऑफिस में रुकने वाला था? मुझे नहीं पता सर। मैनेजर के ऑफिस में होने की बात सुनकर पूनम थोड़ी चिंतित सी हो गई। विराट फोन पर बोला, तुम इस वक्त ऑफिस में क्या कर रहे हो? मैनेजर बोला, सर, वो मुझे एक जरूरी काम था, उसे कंप्लीट करके मैं बस जाने ही वाला हूँ। विराट ने पूछा, तुम्हारे अलावा और कोई भी है क्या ऑफिस में? मैनेजर बोला, नहीं सर, कोई नहीं है। इस वक्त ऑफिस में मैं अकेला हूँ सर। मैनेजर की बात सुनकर विराट सोच में पड़ गया। पूनम विराट को चुप देखकर बोली, क्या हुआ सर? विराट फोन रखकर बोला, ऑफिस में इस वक्त मैनेजर के सिवा और कोई नहीं है। ऐसा मैनेजर ने आपसे कहा? हाँ, उसने कहा कि इस वक्त ऑफिस में वो अकेला है। पूनम कुछ शंका से बोली, ये कैसे हो सकता है सर? मैं खुद परिणीता को ऑफिस में छोड़कर आ रही हूँ। विराट बोला, परिणीता अपना हर काम बहुत फास्ट करती है, हो सकता है कि वो जल्दी काम खत्म करके घर जल्दी चली गई हो। पूनम बोली, ये भी तो हो सकता है ना सर कि मैनेजर झूठ बोल रहा हो और इस वक्त भी परिणीता ऑफिस में ही हो। पूनम की बात सुनकर विराट का माथा ठनका। वो हैरानी से पूनम की तरफ देखने लगा। पूनम की आंखों में एक अनजाना सा डर देखकर विराट एकदम से उठकर खड़ा हो गया और बोला, पूनम, हमें इसी वक्त ऑफिस चलना होगा, क्विक फास्ट। विराट ने जल्दी से गाड़ी निकाली और अगले ही कुछ मिनटों में गाड़ी फुल स्पीड से सड़क पर दौड़ रही थी। गाड़ी चलाते समय विराट की आंखों में परिणीता के लिए फिक्र और मैनेजर के लिए गुस्सा था। विराट गाड़ी चलाते हुए बोला, उसने जानबूझकर ठीक छुट्टी के समय तुम्हें काम के लिए रुकने को कहा, क्योंकि वो कमीना जानता था कि तुम्हें परेशान देखकर परिणीता तुम्हारे लिए ऑफिस में रुक जाएगी। पूनम घबराकर बोली, सर, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कहीं वो परिणीता के साथ कुछ गलत ना करे। अगर उसके साथ कुछ भी गलत हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। विराट भी घबरा रहा था, पर पूनम को हौसला देते हुए बोला, कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। इस बार हम उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, जान से मार देंगे उसे। सर, अगर उसने परिणीता के साथ कुछ भी गलत किया तो परिणीता सह नहीं पाएगी। पहले ही वो अपनी जिंदगी में इतने दुख सह चुकी है, अब दोबारा से वही सब उसकी जान ले लेगा सर। वो मर जाएगी सर। पूनम अचानक परिणीता के बारे में सोचकर एकदम से रो पड़ी। प्लीज पूनम, ऐसे डराने वाली बातें मत करो। परिणीता इतनी कमजोर नहीं है, उस मैनेजर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो परिणीता का कुछ बिगाड़ सके। वो इतनी आसानी से उससे हार नहीं मानने वाली है। हमारी परिणीता बहुत हिम्मत वाली है। पूनम रोते हुए बोली, सर, जरा तेज चलाओ ना, कहीं हमें जाने में देर ना हो जाए। विराट के गेस्ट हाउस से ऑफिस 10-15 मिनट की दूरी पर ही था, इसलिए उन्हें वहां पहुंचने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऑफिस के गेट के बाहर ही गाड़ी रोककर विराट जब गाड़ी से बाहर निकला तो विराट को देखकर गेट का सिक्योरिटी गार्ड थोड़ा घबरा सा गया। उसके चेहरे की घबराहट को देखकर विराट ने उसके पास जाकर उससे पूछा, ऊपर ऑफिस में कौन है? गार्ड घबराकर बोला, नहीं सर, ऊपर कोई नहीं है, ऑफिस एकदम खाली है। तो फिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? गार्ड बोला, नहीं, वो आपको इस वक्त अचानक देखा तो। फिर विराट थोड़ा आगे गया तो वो गार्ड किसी को फोन लगाने लगा।
तो विराट एकदम से वापस उसके पास आकर उसका फोन छीनकर फोन की स्क्रीन पर देखा तो उस पर डायल किया नंबर मैनेजर का था। ये देखकर विराट ने एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। गार्ड लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। फिर विराट कॉलर से पकड़कर उसे उठाकर बोला, गार्ड का मतलब होता है सुरक्षा करना, ना कि गलत कामों के लिए रखवाली करना। आज के बाद तुम हमें इस ऑफिस में तो क्या इस एरिया में भी नजर नहीं आने चाहिए, और हम भी देखते हैं कि तुम्हें दोबारा नौकरी पर कौन रखता है। गार्ड रोते हुए बोला, नहीं सर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए सर, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी सर। विराट उसे गेट के बाहर धकेल कर बोला, दोबारा हम यहाँ तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते, आउट। पूनम विराट को बाजू से पकड़कर बोली, उसे छोड़िए सर, जल्दी ऊपर चलिए, कहीं देर ना हो जाए। लिफ्ट के जरिए वो ऊपर गए और ऑफिस के अंदर जाकर जो देखा उसे देखकर विराट दंग रह गया। उसके पैरों तले की जमीन निकल गई। मैनेजर परिणीता के साथ वही करने की कोशिश कर रहा था जो परसों पहले वो खुद कर चुका था। विराट जैसे ही ऑफिस के अंदर पहुंचा, मैनेजर से खुद को बचाने के लिए भागती हुई बदहवास से परिणीता विराट से टकरा गई। डर से कांपती हुई परिणीता को विराट ने अपनी बाहों में भर लिया और घबराहट से बेहाल हुई परिणीता किसी सहमे हुए मासूम बच्चे की तरह विराट की बाहों में सिमट गई। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसने विराट को कसकर पकड़ लिया। उसे इस हाल में देखकर विराट की आंखों में आंसू आ गए। उसके बदन पर साड़ी नहीं थी और उसका ब्लाउज कहीं जगह से फटा हुआ था। उसके बदन पर कई जगह चोटें भी लगी हुई थी जो शायद खुद को बचाने के लिए मैनेजर से संघर्ष करते हुए लगी होंगी। विराट से लिपटकर भी परिणीता डर से कांप रही थी और सिसक रही थी। कुछ देर बाद विराट ने उसे खुद से अलग किया तो परिणीता ने अपनी दोनों बाहों को सीने से लिपटा लिया और शर्म से अपना सिर झुका लिया। तो विराट ने अपनी शॉल उतारकर उसके ऊपर ओढ़ाकर उसका बदन ढक दिया और सहमी सी परिणीता का चेहरा प्यार से अपने दोनों हाथों में लेकर प्यार से बोला, तुम ठीक हो ना? परिणीता ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर विराट ने उसके चेहरे पर लगे जख्म और उसके गालों पर थप्पड़ के निशान देखकर दुखी स्वर में पूछा, उसने तुम्हें मारा? परिणीता ने रोते हुए हाँ में सिर हिला दिया। तो विराट ने तड़प कर फिर से उसे अपनी प्यार भरी आगोश में लपेट लिया। परिणीता के पीछे भागता हुआ मैनेजर वहां आया तो सामने विराट को देखकर हैरान रह गया। इस समय उसे विराट के आने की उम्मीद नहीं थी। विराट को अपने सामने देखकर जहां उसे अपने मंसूबों पर पानी फिरने का अफसोस हो रहा था, वहीं विराट के गुस्से को देखकर डर भी रहा था। विराट ने जब उसे देखा तो विराट की आंखों में खून उतर आया। फिर वो परिणीता को पूनम को सौंपकर खुद मैनेजर की तरफ बढ़ने लगा। पूनम परिणीता के गाल को छूकर बोली, तुम ठीक हो ना परिणीता? उसने तुम्हारे साथ कुछ? परिणीता ने रोते हुए ना में सिर हिलाकर अपने साथ कुछ गलत ना होने का इशारा किया। तो पूनम ने डर से कांप रही परिणीता को अपने गले से लगा लिया। पूनम भीगी आंखों से बोली, शुक्र है भगवान का हमें आने में देर नहीं हुई। विराट को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैनेजर थर थर कांपने लगा। विराट का उठ रहा एक एक कदम मैनेजर की सांसें उसके गले में अटका रहा था। मैनेजर के हाथ में परिणीता की साड़ी थी जिसे देखकर विराट के गुस्से की सीमा न रही। विराट का गुस्सा देखकर मैनेजर ने घबराकर परिणीता की साड़ी जमीन पर फेंक दी। विराट ने जमीन पर पड़ी साड़ी उठाकर पूनम की तरफ फेंक दी। पूनम साड़ी लेकर परिणीता को अपने साथ विराट के केबिन में ले गई ताकि वहां परिणीता अपनी साड़ी पहन सके। विराट को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैनेजर डर से कांपते हुए बोला, आई एम सॉरी सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। विराट उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए बोला, हमने तुमसे कहा था कि परिणीता से दूर रहना, फिर कभी अपनी गंदी नजर उस पर मत डालना, और तूने उसे छूने की कोशिश की। हिम्मत कैसे हुई तेरी? कहकर एक जोरदार घूंसा विराट ने उसके जबड़े पर मारा। मैनेजर के मुंह से खून की धार बह निकली। तूने उसे मारा? तेरे हाथों में इतना दम कहां से आया? एक और घूंसा उसके दूसरे जबड़े पर पड़ा तो वो लड़खड़ाकर दूर जा गिरा। अब विराट उसे लातों से मारने लगा। फिर विराट उसके हाथ को लेकर अपने जूते के नीचे बेदर्दी से मसलते हुए बोला, इन्हीं हाथों से तूने उसे मारा था? इन्हीं हाथों से? दर्द के मारे मैनेजर की चीखें निकल गई तो विराट बोला, चीख और जोर से चीख, चीखा मैंने और चीख। विराट पागलों की तरह उसे मार रहा था। मैनेजर विराट के आगे गिड़गिड़ाता हुआ बोला, सर सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं परिणीता से अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। उसने कई बार मुझे थप्पड़ मारकर मेरा अपमान किया। उसकी वजह से इस ऑफिस में सबके सामने मुझे बेइज्जत होना पड़ा।
इसलिए मेरे दिल में उसके लिए नफरत थी और मैं उसे उसकी औकात दिखाना चाहता था। विराट ने उसे कॉलर से पकड़कर कहा, अपने अपमान का बदला लेना चाहता था, उसकी इज्जत के साथ खेलकर। फिर उसके गाल पर एक तमाचा मारकर बोला, तुम अपनी इज्जत कोई अच्छा काम करके दोबारा पा सकते थे, लेकिन एक औरत की इज्जत पर अगर दाग लग जाए तो वो जिंदगी भर आंसू बहाकर भी नहीं मिटता। क्या सोचा था तुमने कि वो दुनिया में अकेली है तो तुम उसके साथ कुछ भी करोगे और कोई तुम्हें कुछ भी नहीं पूछेगा? हमने तुम्हें एक मौका दिया था सुधरने का, लेकिन लातों की भूत बातों से नहीं मानते। अब तुम्हें हम नहीं, पुलिस सुधारेगी, कहकर विराट पुलिस को कॉल लगाने लगा तो मैनेजर बोला, नहीं सर, ऐसा मत कीजिए, मैं आपका मैनेजर हूँ, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने इस कंपनी के लिए बहुत मेहनत की, दिन रात एक किए हैं इसे इस मुकाम तक लाने में। विराट उसे गुस्से से घूर कर बोला, कंपनी के मैनेजर होने का मतलब ये नहीं कि तुम हमारी कंपनी की औरतों की इज्जत से खेलो। आज तुमने जो हरकत की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। फिर अचानक मैनेजर पूरे जोश से खुद को विराट से छुड़ाकर मक्कारी से बोला, वाह सर, आप करें तो प्रेम लीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। विराट अचानक उसके बदले अंदाज को देखकर हैरान रह गया। मैनेजर उसकी मक्कारी से आगे बोला, आपको क्या लगता है कि आपके बारे में यहाँ कोई कुछ नहीं जानता? सब जानते हैं सर, आपके और परिणीता के बीच में जो चल रहा है हम वो सब जानते हैं। आप जब से इस ऑफिस में आए हैं आपकी नजर परिणीता पर से नहीं हटती, और अब तो वो भी 5 साल से मेरी उस पर नजर थी और वो मौका भी आया जब वो मेरे साथ सेट होने के लिए तैयार थी, मगर बीच में आप आ गए और मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। विराट गुस्से में बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, मतलब क्या है तुम्हारा? मैनेजर बोला, सर हम अंधे या बेवकूफ नहीं हैं। आपका रोज रोज उसके बेटे से मिलने के बहाने उसके घर जाना, उसके बेटे के इलाज के लिए लाखों रुपया खर्च करना, उसके बेटे को महंगे महंगे तोहफे देना, ये सब बेवजह तो नहीं है। अब समझ में आया कि उसने मेरी ऑफर क्यों ठुकरा दी। अरे जब कंपनी का मालिक ही मुट्ठी में है तो इस मैनेजर की क्या औकात है? खामोश, विराट पूरी ताकत से चीखा, अपनी घटिया बकवास बंद करो। मैनेजर आगे जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, क्यों बुरी लगी मेरी बात सर? वैसे आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्या लगती है वो आपकी? कुछ ही दिनों में इतना रंग चढ़ गया उसका आप पर। वैसे एक बात तो है, कुछ बात तो है उसमें, एक अजीब सी कशिश है उसकी पर्सनैलिटी में। उसे देखकर उसके अट्रैक्शन से खुद को बचाना बहुत मुश्किल है सर। उसे एक बार पाने की इच्छा तो मन में होती ही है। सर मैं भी आज अपने मन की मुराद पूरी कर ही लेता अगर आप आने में थोड़ी सी देर और कर देते तो। कमीने, पूरे जोश से विराट ने उसे लात मारी। मैनेजर लुढ़कता हुआ दूर जा गिरा। इतने में परिणीता साड़ी पहनकर पूनम के साथ केबिन से बाहर आ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में इतनी घटिया बात कहने की? तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू उसका नाम भी अपनी गंदी जुबान से ले सके। मैनेजर आग उगलता हुआ बोला, अगर मैं गलत हूँ तो फिर आपको उसकी इतनी फिक्र क्यों है? क्यों एक मामूली औरत के लिए आप मुझे इस कंपनी के मैनेजर को पुलिस के हवाले करना चाहते हैं? विराट ने उसे पकड़कर उसके मुंह पर एक जोरदार घूंसा मारा और चीखते हुए कहा, वो कोई मामूली औरत नहीं है, वो हमारे बच्चे की माँ है। विराट के मुंह से ये सुनकर मैनेजर एकदम शॉक हो गया और विराट पागलों की तरह उसे मारते हुए बोले जा रहा था, युवराज कोई गैर नहीं, बेटा है वो हमारा, और परिणीता हमारी जिंदगी है, हमारा प्यार है। वो प्यार करते हैं हम उससे, सुना तूने, प्यार करते हैं हम उससे। विराट ने उसे मार मार कर अधमरा कर दिया। पूनम ने विराट को रोकने की कोशिश की, सर रुक जाइए, मर जाएगा वो। मगर विराट पर तो जैसे खून सवार था। वो मैनेजर को लातों से घूंसों से मारे जा रहा था। हम आज इसकी जान ले लेंगे, इसने हमारी परिणीता को छूने की हिम्मत कैसे की? मार डालेंगे हम इसे। विराट तो उसे मार मार कर मार ही देता अगर वक्त पर पुलिस आकर उसे रोक ना लेती तो। पुलिस ने आकर मैनेजर को विराट से छुड़ाया तो विराट उसे पुलिस इंस्पेक्टर के हवाले करके बोला, अरेस्ट हिम ऑफिसर, इसने हमारी कंपनी से 2 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया है। यह सुनकर मैनेजर के साथ परिणीता और पूनम भी हैरान रह गई। मैनेजर बोला, नहीं ये झूठ है, ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। इंस्पेक्टर बोला, सच क्या है और झूठ क्या, इसका फैसला तो बाद में होगा, फिलहाल तो तू सरकारी मेहमान खाने चल, चल वहां तेरी खातिरदारी करते हैं। इंस्पेक्टर उसे हथकड़ी पहनाकर अपने साथ ले गया। मैनेजर गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं सर ये झूठ है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर।
उनके जाने के बाद पूनम ने विराट से कहा, सर आपने झूठ क्यों बोला? उस पर तो जबरदस्ती करने की कोशिश का केस बनता था। तो फिर? विराट बोला, नहीं पूनम, वो केस फाइल करने से परिणीता की बदनामी होगी। वो मैनेजर उस पर तरह तरह की घटिया इल्जाम लगाएगा और परिणीता को पुलिस के और वकीलों के उल्टे सीधे सवालों का जवाब देना पड़ता। और हम नहीं चाहते कि वो घटिया इंसान किसी भी तरह से बच निकले। उसे सजा तो मिलेगी, मगर परिणीता को इसमें इन्वॉल्व किए बिना। पूनम बोली, मगर सर ये तो झूठा केस है, इससे तो वो बच जाएगा। विराट बोला, इस झूठे केस को सच कैसे बनाना है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। और वैसे भी ये केस पूरी तरह से झूठा नहीं है। वो ऑलरेडी इस कंपनी से काफी फ्रॉड कर चुका है। हमने तो बस उसकी रकम को बढ़ाया है। तुम देखना पूनम, हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे ताकि वो जेल की सलाखों के पीछे पल पल इस बात के लिए अफसोस करे कि उसने एक औरत की इज्जत पर हाथ क्यों डाला। गुस्से से विराट की आंखें लाल हो रही थी। विराट की बात सुनकर परिणीता, जो अब तक थोड़ी संभल चुकी थी और साड़ी पहन चुकी थी और विराट की शॉल से अपने फटे हुए ब्लाउज को छुपा लिया था, वो विराट से बोली, आज तुम जो औरतों की इज्जत पर बड़े बड़े शब्द बोल रहे हो, उस दिन कहाँ थी ये बातें जब खुद तुमने मेरी इज्जत को तार तार किया था? तुम मुझसे तो सजा दिलवाओगे, मगर तुम्हें सजा कौन दिलाएगा? आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। ये कहकर परिणीता विराट को तीखी नजर से देखती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई और टैक्सी में बैठकर घर चली गई। परिणीता तो विराट को सुनाकर चली गई। उसके जाने के बाद विराट उदास हो गया। परिणीता की बात विराट के दिल को अंदर तक भेद गई थी। विराट को उदास देखकर पूनम उसको दिलासा देते हुए बोली, उसकी बात का बुरा मत मानिए सर, इस वक्त शायद वो अपने होश में नहीं थी, इसलिए समझ ही नहीं पाई कि वो क्या कह रही है। विराट बोला, उसकी कहीं कोई बात हमें बुरी नहीं लगती पूनम, और फिर उसने गलत क्या कहा? विराट ने एक गहरी सांस ली। फिर वो पूनम से बोला, तुम परिणीता के पास चली जाओ, आज वो ठीक नहीं है। आज के इस नए जख्मों के साथ उसके पुराने जख्म भी ताज़ा हो गए होंगे। प्लीज पूनम, आज उसे अकेली मत छोड़ना, आज उसे किसी के साथ की जरूरत है। पूनम बोली, आप फिक्र मत कीजिए सर, मैं उसे संभाल लूंगी, आप बस अपना ख्याल रखिए। विराट थके से कदमों के साथ ऑफिस के बाहर निकल गया। पूनम उदास सी नजर से उसे देखते हुए खुद भी ऑफिस से बाहर निकल गई। उस वक्त भले ही परिणीता की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, मगर जो उसने विराट से कहा वो पूनम को अच्छा नहीं लगा। वो परिणीता के घर गई और जाते ही परिणीता पर बरस पड़ी। पूनम गुस्से में बोली, तुम अपने आप को समझती क्या हो परिणीता? किसी भी वक्त कुछ भी बोल देती हो, ये भी नहीं सोचती कि सामने वाले पर क्या गुजरेगी। जिस इंसान ने तुम्हारी इज्जत बचाई, तुम्हें तो उनका शुक्रगुजार होना चाहिए था, मगर तुम उनका शुक्रिया अदा करने की बजाय उन्हें भला बुरा कहकर चली आई। परिणीता बोली, किस बात के लिए शुक्रिया अदा करूं मैं उसका, जिसकी हिमायत करने तुम मेरे पास आई हो? उसी महापुरुष की बदौलत ही मैं आज जिंदगी के इस मुकाम पर खड़ी हूँ जहाँ वो चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना बन जाए, मगर मेरे दिल में उसके लिए कोई हमदर्दी नहीं है। पूनम ने प्यार से उसे समझाने की कोशिश की। मैं तुम्हारी बात समझती हूँ परिणीता, मैं जानती हूँ कि तुम गलत नहीं हो, मगर परिणीता समझने की कोशिश करो। वो सच में बहुत पछता रहे हैं, दिल से तुमसे माफी मांगना चाहते हैं, तुम्हें अपनाना चाहते हैं। प्लीज परिणीता, उन्हें माफ कर दो। परिणीता बोली, ये कहना बहुत आसान है पूनम, मगर मेरे लिए ये इतना आसान नहीं है। जब उसे देखती हूँ मेरी आंखों के सामने वो मंजर आ जाता है जब उसकी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया था। ये 7 साल वो अगर पश्चाताप की आग में जला है तो मैं भी जिल्लत और अपमान की आग में जली हूँ। पूनम बोली, तुम ये मानती हो ना कि मन की शांति बदला लेने से नहीं बल्कि माफ करने से मिलती है? तो हो सकता है कि उन्हें माफ कर देने से तुम्हारे मन को भी शांति मिल जाए। परिणीता बोली, प्लीज पूनम, तुम जाओ यहाँ से, मुझे इस बारे में तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं जाने के लिए नहीं आई, मुझे विराट सर ने तुम्हारे साथ रहने का ऑर्डर दिया है। परिणीता चौंक कर बोली, क्यों? क्योंकि मेरी जान, उन्हें तुम्हारी फिक्र है। वो जानते हैं कि इस वक्त तुम्हारी मानसिक हालत ठीक नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ। जानती हूँ, मगर एक दोस्त को दोस्त की जरूरत तो पड़ सकती है ना। परिणीता उसे घूर कर बोली, इस वक्त तुम मुझे मेरी दोस्त नहीं विराट की हिमायती ज्यादा लग रही हो। परिणीता, एक बात बताओ, हमारे देश में एक दिन में हजारों लड़कियों के साथ ऐसे केस होते हैं, उनमें से कितने दोषी सजा पाते हैं? शायद 1% भी नहीं। और जिन लड़कियों के साथ ये केस होते हैं वो लड़कियां उनमें से कुछ तो चुपचाप जहर का घूंट भरकर जी लेती हैं
और अगर कोई लड़की भूले भटके गलती से अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठाती है तो उन्हें न्याय नहीं मिलता, और अगर मिलता भी है तो अपमान और जिल्लत की उस आग से गुजरकर जिसमें उन लड़कियों का पूरा अस्तित्व जलकर राख हो जाता है। इसी अपमान से बचने के लिए बहुत सी लड़कियां कानून का दरवाजा नहीं खटखटाती, क्योंकि भरी अदालत में वकीलों के सवाल और पुलिस का बर्ताव बार बार उनका चीरहरण करता है। इसलिए वो बेचारी बेकसूर लड़की समाज के ताने सहती हुई एक घुटन भरी जिंदगी जीने को मजबूर हो जाती है, और कुछ तो इस घुटन को सह नहीं पाती, वो आत्महत्या कर लेती है। इन सारी सूरत में उस दोषी का कुछ नहीं बिगड़ता, अगर बिगड़ता है तो सिर्फ उस लड़की का जो समाज में सिर उठाकर जीने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि बेकसूर होकर भी ये समाज उसे ही कसूरवार समझता है, और वो दोषी उसे तो उस लड़की की शायद सूरत भी याद नहीं रहती जिस लड़की की वो पूरी जिंदगी के साथ खेल चुका होता है। उसे तो न समाज का डर और ना कानून का खौफ और ना अपने गुनाह का दिल पर कोई बोझ। उन्हें तो ये एहसास भी नहीं होता कि वो सिर्फ उस लड़की के शरीर से नहीं उसकी पूरी जिंदगी के साथ खेल चुका है। कहते हुए पूनम का रोना निकल गया, परिणीता की भी सिसकियां निकल रही थी। फिर कुछ देर तक अपने आप को संभाल कर पूनम परिणीता को देखकर फिर बोली, मगर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। माना कि विराट सर ने जो किया वो गलत था, मगर उनकी नीयत गलत नहीं थी। वो मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो गलत था, मगर वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने देखा है उनकी तड़प को, तुम्हारे और युवराज के लिए उनके प्यार को। परिणीता, अगर तुम दुखी हो तो वो भी अपनी जिंदगी में खुश नहीं है। जब से उन्हें पता चला कि उनकी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा, तब से वो पश्चाताप की आग में जल रहे हैं। तुम्हें ढूंढने के लिए उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिए, प्राइवेट डिटेक्टिव तक हायर किए तुम्हें ढूंढने के लिए। कौन इतना करता है परिणीता? क्या तुम्हें उनकी आंखों में पश्चाताप नजर नहीं आता? पूनम ने उम्मीद भरी नजर से परिणीता को देखा तो परिणीता ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया तो पूनम बोली, एक बात बताओ परिणीता, अगर वो तुम्हें बुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ जाते, किसी से शादी कर लेते, तो तुम क्या कर लेती? अगर 7 साल के बाद वो तुम्हें देखकर तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देते तो तुम क्या कर लेती? अगर वो युवराज को अपना बेटा मानने से इनकार कर देते तो तुम क्या कर लेती? क्या कर लेती तुम अगर वो तुमसे माफी ना मांगते तो? क्या कर लेती तुम अगर वो किसी और से शादी करके अपनी जिंदगी चैन से जी रहे होते? बोलो परिणीता, तब क्या कर लेती तुम? परिणीता बोली, पूनम प्लीज चुप हो जाओ, मुझे नहीं सुननी तुम्हारी कोई भी बात। पूनम परिणीता को पकड़कर झकझोरते हुए बोली, तुम्हें सुननी पड़ेगी परिणीता, आज तुम्हें मेरी हर बात सुननी पड़ेगी। मुझे बताओ परिणीता, जितना गुस्सा और नफरत तुम विराट सर को दिखाती हो, क्या उस मैनेजर को दिखा पाओगी? और क्या उसे इससे कोई फर्क पड़ेगा? आई एम श्योर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसे सिर्फ तुम्हारा जिस्म चाहिए था, तुम्हारा प्यार नहीं। मगर विराट सर को तुम्हारे गुस्से से, तुम्हारी नफरत से फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्हें तुम्हारा प्यार चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। तुमसे शादी करके वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, युवराज को समाज में अपना नाम देना चाहते हैं। परिणीता पूनम को देखकर बोली, तो तू चाहती कि मैं उससे शादी कर लूं? पूनम बोली, बात मेरे चाहने की नहीं है परिणीता, मैं ये नहीं कहती कि तुम उनसे अभी शादी कर लो। मैं तुम्हें सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि तुम उन्हें एक मौका दो, उन्हें समझने की कोशिश करो, ये समझने की कोशिश करो कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। एक बार उनकी शांत मन से बात तो सुन लो। परिणीता कुछ नहीं बोली, बस आंसू भरी आंखों से पूनम को देखती रही। तो पूनम बड़े प्यार से उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से बोली, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ परिणीता, और दिल से तुम्हारा भला चाहती हूँ। मैं तुम्हें कोई गलत सलाह नहीं दूंगी, मेरा यकीन करो परिणीता। विराट सर तुमसे बहुत प्यार करते हैं, वो तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार है। इतना प्यार कोई किसी से नहीं करता परिणीता, जितना प्यार मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए देखा है। परिणीता खुशियां बाहें पसारी तुम्हारे दरवाजे के बाहर खड़ी हैं, उनसे मुंह मत मोड़ो, अपना लो उन्हें, वरना पता नहीं जिंदगी दोबारा मौका दे या ना दे। परिणीता ने हैरानी से पूनम को देखा तो पूनम फिर आगे बोली, परिणीता, प्यार में की गई गलतियां तो भगवान भी माफ कर देते हैं, तो क्या तुम उनकी एक गलती माफ नहीं कर सकती? उन्हें एक मौका नहीं दे सकती? जरा सोचो परिणीता, वो कब तक तुम्हारे लिए तड़पेंगे, कब तक तुम्हारा इंतजार करेंगे? वो एक करोड़पति है, लड़कियों की उनके लिए कोई कमी नहीं है। कल अगर तेरी इस बेरुखी से तंग आकर उन्होंने अपनी राह बदल दी और किसी और से शादी कर ली तो क्या होगा? तब क्या करेंगी तुम? किसे दिखाएगी अपने ये गुस्सा?
और युवराज को क्या जवाब देगी? कहाँ से लाएगी उसके पापा, जिनसे मिलने के लिए वो तरस रहा है? परिणीता, इस वक्त तुझे अपने से ज्यादा युवराज के बारे में सोचना है, उसके भविष्य के बारे में सोचना है। और तू मान या ना मान, मगर युवराज का अच्छा और सुरक्षित भविष्य तुम दोनों के साथ होने में है। अपने गुस्से और नफरत को साइड में रखकर युवराज के भविष्य का फैसला करना, तब शायद तू कोई सही फैसला कर पाएगी। पूनम की बातें सुनकर परिणीता सोच में पड़ गई थी। उसकी बातों ने परिणीता को अंदर से झकझोर कर रख दिया था। उसके कानों में देर तक उसकी बातें गूंजती रहीं। इसका एहसास तो अब परिणीता को भी होने लगा था कि विराट सच में उससे प्यार करता है और युवराज से भी वो बहुत प्यार करता है। मगर वो अपने इस दिल का क्या करे जो विराट को अपनाने को तैयार ही नहीं है। दूसरे दिन परिणीता ऑफिस नहीं गई। पूनम रात भर उसके साथ ही रुकी और उसे समझाने की कोशिश करती रही। पूनम के लाख जोर देने पर भी परिणीता का मन ऑफिस जाने का नहीं हुआ, तो पूनम उसे घर में आराम करने का कहकर खुद ऑफिस चली गई। पूनम के जाने के बाद भी परिणीता उसकी कई बातों के बारे में सोचती रही। विराट उसके दिल की हालत जानता था, इसीलिए उसे परिणीता के ऑफिस ना आने पर ताज्जुब नहीं हुआ। आज उसका भी ऑफिस में मन नहीं लग रहा था। वैसे भी वो ऑफिस में ज्यादा देर तक नहीं रुका। वो मैनेजर को सजा दिलवाने के लिए वकील से मिलकर उसके खिलाफ एक ठोस केस बनाने की तैयारी में जुटा रहा। रात का अंधेरा घिर आया था। विराट अपने कमरे में परेशान था। आज पूरा दिन उसने परिणीता को नहीं देखा था और ना ही उससे कोई बात हुई थी। वो किस हाल में है, कैसी है, ये जानने को उसका मन तड़प रहा था, मगर उसके सामने जाने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। उस मैनेजर की हरकत ने सिर्फ परिणीता के ही नहीं, विराट के जख्मों को भी हरा कर दिया था। बड़ी मुश्किल से परिणीता उसके सामने सहज होने लगी थी। उसकी आंखों में नफरत थोड़ी कम होने लगी थी। अब वो उसकी बातों से कभी कभी हल्का सा मुस्कुराने लगी थी, मगर अब फिर से उसके जख्म ताजा हो गए थे। अब फिर से विराट में उसे एक गलत इंसान ही नजर आएगा और एक बार फिर से उसके जख्मों की टीस उसे विराट से दूर ले जाएगी। आज उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। किसी बात में उसका मन नहीं लग रहा था। बार बार वो बस परिणीता के बारे में ही सोच रहा था। मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रहा था। हाथ में अपना मोबाइल लेकर वो सोच रहा था कि परिणीता को फोन करके उसका हाल पूछे कि नहीं। विराट ने युवराज को एक मोबाइल गिफ्ट किया था ताकि युवराज का जब मन करे वो उससे बात कर ले। विराट ने फोन में अपना नंबर सेव करके उसे नंबर डायल करना भी सिखा दिया था। इसके अलावा उसके फोन में बच्चों के खेलने वाली गेम्स भी डाल दी थी ताकि अकेला होने पर वो बोर या उदास ना हो। परिणीता ने फोन के लिए विराट से बहुत झगड़ा किया था। उसे विराट का युवराज को फोन देना अच्छा नहीं लगा, मगर विराट को अब परिणीता के गुस्से की आदत हो गई थी, इसलिए परिणीता उससे लड़ती रही और विराट युवराज के साथ मोबाइल में गेम खेलने में मगन हो गया। और परिणीता गुस्से से काम करते हुए सामान उठाकर जोर जोर से पटकती रही। विराट उसके गुस्से पर मुस्कुराता रहा। आज विराट का फोन करने का बहुत दिल कर रहा था, मगर फिर ये सोच कर रह जाता कि पता नहीं इस वक्त परिणीता उससे बात करना पसंद करेगी कि नहीं। फिर उसने सोचा कि वो कल उसके घर जाकर उससे मिल लेगा। ये सोचकर वो सोने के लिए अपने बिस्तर पर जा ही रहा था कि तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया। विराट ने स्क्रीन पर नंबर देखा तो उसके होठों पर एक प्यार भरी मुस्कान आ गई। फोन की स्क्रीन पर युवराज के फोन का नंबर था। विराट ने मुस्कुराकर फोन अपने कान से लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, हाय चैंप, कैसे हो? अंकल, कहकर युवराज रोने लगा। युवराज का रोना सुनकर विराट एकदम से घबरा गया और घबराई सी आवाज में बोला, युवराज, क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? युवराज रोते हुए बोला, अंकल, मम्मा। विराट और भी ज्यादा घबरा कर बोला, मम्मा, क्या हुआ मम्मा को? युवराज रोकर बोला, अंकल, हमारी मम्मा मर गई। युवराज, एकदम से चीख पड़ा विराट। युवराज विराट की डांट सुनकर डर गया और भी जोर से रोने लगा। फिर विराट ने खुद को संभाला और शांत होकर युवराज से बोला, ये तुम क्या कह रहे हो बेटा, ऐसी बातें नहीं करते, अब बताओ मुझे क्या हुआ है? युवराज रोते रोते बोला, मम्मा कितनी देर से सो रही है, हमारे बुलाने पर भी वो उठ नहीं रही, हमें खाना भी नहीं दिया, हमें भूख लगी है, मगर फिर भी मम्मा उठ नहीं रही, ना आंखें खोल रही है और ना हमसे बात कर रही है, बस आंखें बंद करके लेटी है। फिर युवराज जोर जोर से रोते हुए बोला, ऐसे ही तो मरते हैं ना अंकल, हमें बहुत डर लग रहा है, क्या सच्ची में हमारी मम्मा मर गई? विराट घबरा कर बोला, नहीं 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 युवराज,
कुछ नहीं हुआ आपकी मम्मा को, वो ठीक है। अच्छा, अब रोना बंद करो, आप तो बहुत स्ट्रांग हो ना, और स्ट्रांग बच्चे रोते नहीं हैं। आपको भूख लगी है ना, तो बेटा हम अभी वहाँ आपके पास आ रहे हैं और आपके लिए पिज्ज़ा भी लेकर आएंगे, ओके। युवराज सुबकते हुए बोला, नहीं अंकल, हमें पिज्ज़ा नहीं खाना, हमें हमारी मम्मा चाहिए। अंकल आप तो हमारे एंजल हो ना, तो जल्दी से आकर हमारी मम्मा को ठीक कर दीजिए ना। हम आ रहे हैं युवराज, आप रोना बंद करो और कहीं मत जाना, मम्मा के पास ही रहना, हम बस थोड़ी देर तक आपके पास पहुंच जाएंगे, ओके, रोना मत। विराट युवराज से फोन पर बात करते हुए कमरे और फिर घर से बाहर निकल गया और गाड़ी लेकर युवराज के पास जाने के लिए निकल पड़ा। आगे क्या होगा? परिणीता ने कहीं कुछ कर तो नहीं लिया? क्या कोई और मुसीबत तो परिणीता की तरफ नहीं पड़ रही? क्या पूनम के समझाने से परिणीता अब अपना व्यवहार विराट के लिए बदल देगी? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।